साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स के 10 वैसे क्वेश्चन को देखेंगे जो रेलवे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इससे पहले भी इस सीरीज़ के वीडियोज़ को हमने अपलोड किया है, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री से है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें इस क्वेश्चन में ना इस पूरे व्यंजक का मान बताना है। अब देखिए बेसिक से अगर इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का यहाँ पे हम लोग देखेंगे ट्रिक। देखिए ट्रिक यह है कि अपने मन से आपको यहाँ पे ना थीटा का वैल्यू ले लेना है 90 डिग्री। थीटा का वैल्यू गिवन नहीं है, यहाँ पे थीटा का वैल्यू नहीं दिया गया है, तो आपको क्या करना है, अपने मन से थीटा का वैल्यू आपको 90 डिग्री ले लेना है। और अभी हम लोग जस्ट देखेंगे कि कहाँ पे कितना डिग्री का प्रयोग करना है। अभी पहले हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो थीटा के जगह पे हम लोग कितना लेंगे, 90 डिग्री लेंगे। यह क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। अब देख लीजिए साइन टू द पावर 6 थीटा, तो थीटा के जगह 90, साइन 90 का मान 1, 1 का पावर 6 करेंगे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आइए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। 2 है तो 2 रखेंगे इनटू साइन थीटा का वैल्यू, थीटा का मान लिए 90, तो साइन 90 का मान 1 और 1 का पावर कितना ले लेंगे हम लोग, 1 का पावर ले लेंगे 6, प्लस आगे देख लीजिए कॉस टू दी पावर 6 थीटा, थीटा का मान 90 है तो कॉस 90 का मान 0, 0 का पावर 6 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके आगे चलिए, माइनस है तो माइनस, 3 है तो 3। आगे देखिए यहाँ पे क्या है, साइन टू दी पावर 4 थीटा, थीटा का मान लेना है 90, तो साइन 90 का मान 1, 1 का पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे, 1 का पावर हो जाएगा 4, प्लस देख लीजिए कॉस 90, थीटा की जगह 90 ही लेना है ना, कॉस 90, 0, 0 का पावर 4 करेंगे कितना हो जाएगा 0, और लास्ट में आपका क्या है, लास्ट में आपका +1 है तो +1 रहने दीजिए। बस इसको सोल्व करिए, आंसर आपका आ जाएगा। 1 का पावर 6 करेंगे 1 हो जाएगा, 1 में 0 ऐड करेंगे 1 होगा, 1 में 2 से गुना करेंगे, इस पूरे का वैल्यू देख लीजिए 2 होगा, माइनस 1 का पावर 4 1, प्लस 0 1, 1 में 3 से गुना करेंगे 3 होगा, प्लस 1 होगा, प्लस वाले को 1 साथ जोड़िए, माइनस वाले को 1 साथ, तो 1 और 2 3, 3 में से 3 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 0। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर विकल्प बी हो जाएगा। ठीक है, यानी ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको यही मेथड अपनाना है। अब मेथड क्या है ध्यान से समझिएगा। जब भी क्वेश्चन इस तरीके से दिया जाए और आपको बोला जाए कि मान निकाले अथवा सरल करे और थीटा का मान कोई भी गिवन ना हो, तो आप देखिए कि क्वेश्चन में अगर केवल साइन कॉस हो, केवल साइन कॉस, इसके अलावा कोई दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात ना हो, तो उस केस में आप थीटा का वैल्यू ले सकते हैं 0 डिग्री या फिर 90 डिग्री, कोई भी ले सकते हैं, 0 डिग्री भी ले सकते हैं, 90 डिग्री भी ले सकते हैं। कब, जब क्वेश्चन में केवल साइन कॉस हो, इसके अलावा कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात ना हो। लेकिन अगर क्वेश्चन में साइन और कॉस के अलावा बाकी कोई दूसरा दिख गया तो वहां पे हम लोग थीटा का वैल्यू लेंगे 45 डिग्री, और इतना मान करके आप अपने क्वेश्चन का आंसर बड़े ही आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे जब क्वेश्चन में थीटा का मान नहीं दिया जाएगा उस केस में। ठीक है, गौर से समझिएगा। फिर से क्वेश्चन में अगर केवल साइन कॉस है तो फिर थीटा का मान या तो 0 लीजिए या फिर 90 डिग्री लीजिए, दोनों में से कुछ भी लेकर के देख सकते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आपका सेम आएगा। लेकिन अगर साइन कॉस के अलावा दूसरा कोई आए तो वहां पे आपको थीटा का वैल्यू 45 लेना है, यानी कि साइन कॉस भी रहे और इसके साथ टैन आ जाए या सेक आ जाए तो वहां पे भी थीटा का वैल्यू हम लोग क्या लेंगे 45। लेकिन केवल साइन कॉस रहे उस केस में थीटा का वैल्यू हमें क्या लेना है, 90 डिग्री लेना है। एक क्वेश्चन और हम लोग सोल्व करते हैं, देखिएगा यहाँ पे देखिएगा हमें इसका मान बताना है। ठीक है, थीटा का कोई भी वैल्यू यहाँ पे गिवन नहीं है और टैन और कॉट है, तो हम थीटा का मान क्या लेंगे, 45 डिग्री लेंगे। इस बार 0 90 नहीं लेंगे, क्योंकि 0 डिग्री और 90 डिग्री कब लेते हैं, 0 डिग्री और 90 डिग्री तब लेते हैं जब आपका केवल साइन कॉस होता है। तो थीटा का मान 45 रखिए, तो टैन 45 का मान कितना हो जाएगा 1, और 1 का पावर 2 1 हो जाएगा, मतलब ऊपर में 1 है बट्टा 1 प्लस 1 2, 1/2 इसका वैल्यू हो जाएगा, प्लस 1 बट्टा आगे देखिए 1 तो यह है कॉट थीटा, थीटा की जगह 45, कॉट 45 का मान 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 1 प्लस 1 2, यानी नीचे में 1/2 1/2 हो जाएगा। 1/2 में 1/2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 1, 2/2, 1/2 में 1/2 जोड़ेंगे 2/2 यानी 1। तो आंसर आपका इस क्वेश्चन का क्या होगा, विकल्प बी होगा। तो बस जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिले, मान निकाले, सरल करे, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, थीटा का वैल्यू या तो 0 डिग्री रखना है
90 डिग्री रखना है या फिर 45? 0-90 कब लेना है? जब केवल साइन कोस रहे। 45 कब लेना है? जब साइन कोस के अलावा बाकी कोई दूसरा आ जाए, है ना, या साइन कोस के साथ भी कोई दूसरा आ जाए, उस केस में थीटा का मान आपको लेना है 45 डिग्री। बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि डाटा अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। अनडिफाइंड कब होता है? जब ऊपर में कोई भी वैल्यू हो और नीचे में 0 होता है, उस केस में अनडिफाइंड हो जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसा कोई भी मान ना ले जिससे यह अनडिफाइंड हो। बाकी सभी जगह इसका उपयोग करके आप अपने क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन में आ जाइए। यहाँ देखिए क्या है, निम्न में से कौन सा व्यंजक इसका वर्गमूल निरूपित करता है? मतलब हमें क्या करना है, हमें इसका निकालना है वर्गमूल, हमें इस पार्ट का निकालना है वर्गमूल। तो आइए वर्गमूल निकालते हैं। देखिए 3 का पावर 34 का मतलब क्या है? 3 कुल मिला के यहाँ पे 34 बार आया होगा। पावर किसी भी चीज़ के संख्या को दर्शाता है। जैसे 2 का पावर 3 यानी कि 2 3 बार आया होगा। 2 का पावर 4 यानी 2 का संख्या 4 है। 2 का पावर 5 यानी 2 का संख्या कितना है? 5 है। तो उसी तरह से 3 का पावर 34 करने का मतलब यहाँ 3 34 बार है, यहाँ 3 35 बार है। तो हम क्या करेंगे, 3 का पावर 34 कॉमन ले लेंगे, दोनों में से छोटा होगा उसको कॉमन निकालेंगे। ठीक है, कॉमन लीजिए। तो 3 का पावर 34 में से 3 का पावर 34 कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा, मतलब यहाँ पे तो 1 बचेगा। आगे चलिए, अगले को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे 3 कुल मिला के कितना बार है? 35 बार है। 34 बार तो आप बाहर निकाल लिए, तो अब 3 कितना बार बचेगा? अब 3 सिर्फ 1 बार बचेगा। तो इतना हम लिख सकते हैं इसके लिए। फिर से समझिए, दोनों में से जो छोटी वैल्यू है उसको कॉमन लीजिए। तो 3 का पावर 34 हम कॉमन लिए, तो 3 के पावर 34 में से 3 का पावर 34 कॉमन लिए, तो यहाँ क्या बचेगा? 1। यहाँ पे 3 35 बार है, 34 बार बाहर निकालिए, यानी 34 3 बाहर आ गया, तो अंदर में कितना बचेगा? 3 सिर्फ 1 बार, यानी 3 का पावर 1। अब देखिए यह 3 का पावर कितना है? 34 इंटू ब्रैकेट का मतलब तो गुना ही होता है। 3 का पावर 1, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, यही वैल्यू आया। और इसी का हमें क्या बताना है? इसका बताना है वर्गमूल। तो रूट अंडर इतना का वैल्यू हमें इस क्वेश्चन में बता देना है। रूट अंडर इतना का वैल्यू, वास्तव में हमें रूट इतना का ही वैल्यू बताना था, चूंकि इसका वर्गमूल बताना है। जैसे 4 का वर्गमूल यानी कि रूट 4 का मान बताना है, 49 का वर्गमूल निकालना है यानी कि रूट 49 का मान निकालना है। अब इसका वर्गमूल निकालिए। देखिए हमें एक चीज पता है ना कि एक जोड़े में से एक बाहर निकालते हैं। जैसे मान लीजिए कि 2 अगर 2 बार अंदर में आया है तो 1 बार बाहर निकलेगा, तो 2 का पावर 1। 2 अगर 4 बार है अंदर में तो कितना बार बाहर निकलेगा? 2 बार बाहर निकलेगा, यानी 2 का पावर 2। 2 अगर 6 बार है तो कितना बार बाहर निकलेगा? 3 बार बाहर निकलेगा, क्योंकि 2 6 बार कहने का मतलब इस तरह से लिखेंगे ना, 2 6 बार है अंदर में, मतलब इस तरीके से है 6 बार। ठीक है, 2 4 2 6 बार। अब 2 में से 1 2 बाहर हो जाएगा, फिर इस 2 में से 1 2 बाहर, फिर इस 2 में से 1 2 बाहर, 2 गुना 2 गुना 2 यानी 2 का पावर कितना? 3 बाहर हो जाएगा। तो उसी तरह से 3 34 बार है तो बाहर कितना बार निकलेगा? 17 बार निकलेगा, आधा बार निकल जाएगा। इंटू 4 का वर्गमूल क्या होगा? 2 होगा। तो यही जो होगा ना, यही वाला संख्या इसका वर्गमूल हो जाएगा। तो आंसर हमारा इस क्वेश्चन का हो जाएगा विकल्प सी। ठीक है, जो व्यंजक यहाँ पे दिया गया उसका वर्गमूल हो जाएगा विकल्प सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में आ जाइए, नंबर 4 क्वेश्चन देखिए। देखिए इस तरह का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, बस यह डाटा कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे बोला गया है कि 686 रुपये को 4 भागों में विभाजित किया गया है और बांटा कैसे गया है? 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3 अनुपात 4, इस अनुपात में बांटा गया है। गौर से देखिए, यहाँ जो अनुपात दिया गया है क्या वह बैलेंस है? नहीं, यह अनुपात बैलेंस नहीं है, क्योंकि अनुपात अगर भिन्न के रूप में रहेगा तो वह बैलेंस नहीं समझा जाएगा। तो पहले तो हम इसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने का तरीका क्या है? देखिए इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो 1, इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो 1। अब सबको भिन्न के रूप में ही हम लोग व्यक्त कर लिए। अगर कोई भी एक भिन्न के रूप में है तो सबको भिन्न के रूप में व्यक्त करिए और इसको बैलेंस करिए। बैलेंस करने का तरीका है कि प्रत्येक के नीचे वाला का लीजिए आप एलसीएम यानी कि लघुत्तम। तो 2 3 1 1 का लघुत्तम कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब आगे प्रत्येक के नीचे वाला से एलसीएम में भाग, भागफल से ऊपर वाला में गुना। तो 2 3 6, 1 में 3 से गुना करेंगे 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। 3 दूना 6, 2 में 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अनुपात यहाँ पे देखिए, 1 में 6 से भाग करेंगे 6, 6 3 18 हो जाएगा। अनुपात आगे देख लीजिए, 1 में 6 से भाग करेंगे 6 बचेगा, 6 चौके 24 हो जाएगा। अब यह जो रेशियो आया है वो आपका बैलेंस फॉर्म में हो गया।
अगर रेशियो भिन्न के रूप में दे उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पहले बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने का तरीका, नीचे वाला कर लीजिए एलसीएम और प्रत्येक के नीचे वाला से एलसीएम में भाग, भागफल से ऊपर वाले में गुना, नीचे वाला से एलसीएम में भाग, भागफल से ऊपर वाला में गुना, नीचे वाला से एलसीएम में भाग, भागफल से ऊपर वाला में गुना। इससे रेशियो आपका क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। तो इसी का बैलेंस फॉर्म आपका यहाँ पे है, यह कोई और डाटा नहीं है। इसका मतलब है कि उन चारों के बीच में 3:4:18:24 के अनुपात में जो है वह 686 को विभाजित किया गया है। 686 रुपए को 4 व्यक्तियों में किस अनुपात में, 3:4:18:24 के अनुपात में विभाजित किया गया है। अब हमें क्या बताना है, पहला भाग बताना है। अब गौर से यहां पे समझिएगा, कुल हिस्सा देखिए तो यहां पे कितना है, 3 और 4 7, 7 और 18 25, 25 और 24 49, कुल हिस्सा कितना है 49, जबकि रियल में कुल हिस्सा कितना है 686। इसका मतलब 686 रुपए जो है वह अनुपात 49 का मान है। 686 रुपए किसका मान हो जाएगा, अनुपात 49 का, क्योंकि अनुपात में कुल हिस्सा है अनुपात 49 जबकि रियल में कुल हिस्सा 686। इसका मतलब 686 अनुपात 49 का मान है, 49 से भाग करेंगे अनुपात 1 का मान निकलेगा। हमें बताना है पहला भाग यानी कि अनुपात 3 का मान, तो हम गुना करेंगे अनुपात 3 से। यानी करना आपको यह है कि जिसका मान देगा उससे करना है भाग, जिसका मान पूछेगा उससे कर लेना है गुना। 7 से इसको काटिएगा 7 7 49, 7 से इसको काटिएगा 7 9 63, 7 8 56, 7 से काटिएगा इसको 7 से काटिएगा इसको तो 14 7 98 हो जाएगा। 14 गुना 3 यानी कि 42 जो है वह आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। पहला भाग यानी अनुपात 3 का मान, दूसरा भाग यानी अनुपात 4 का मान, 4 से गुना करते, तीसरा भाग पूछता अनुपात 18 का मान, हम कितना से गुना करते, अनुपात 18 का मान निकालना होगा तो 18 से गुना करेंगे क्योंकि यह तो आपका अनुपात 1 का मान है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, बोला है चक्रवृद्धि ब्याज के 8.1/3% है। यहाँ पे वार्षिक दर पर 1728 रुपए कितने वर्षों में 2197 रुपए हो जाएंगे। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का केस है ना, और 1728 रुपए यह क्या है, हमारा मूलधन है। कितने साल में 2197 रुपए हो जाएगा, यानी कि यह मिश्र धन है। मूलधन कितना है 1728 रुपए, उधार लिया गया धनराशि कहलाता है मूलधन, और जो राशि लौटाना होता है वह कहलाता है मिश्र धन। तो 1728 रुपए कितने साल में 2197 रुपए हो जाएंगे, यही हमें बताना है। गौर से समझिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज के केस में अगर क्वेश्चन में मूलधन और मिश्रधन दोनों दे रखा हो और आपसे टाइम पूछे तो मूलधन और मिश्रधन को देख करके आप टाइम बता सकते हैं। कैसे टाइम बता सकते हैं, इस दोनों में से किसी भी वैल्यू को देख करके पहचानिए कि यह संख्या जो है वह स्क्वायर नंबर है कि क्यूब नंबर, या फिर किसी के पावर 4 करने पर आएगा। 1728 और 2197 जो है वह किसी का पावर 2 करने पर या 3 करने पर या 4 करने पर, तो 1728 12 का क्यूब होता है यानी क्यूब नंबर है। तो आंसर हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, विकल्प सी, यानी कि 3 वर्ष हो जाएगा टाइम। अगर यह जो नंबर्स है मूलधन और मिश्रधन है, यह जो नंबर है वह अगर स्क्वायर नंबर होता, कहने का मतलब स्क्वायर नंबर जैसे 100 स्क्वायर नंबर, 121 स्क्वायर नंबर, 256 है ना, 256 स्क्वायर नंबर है, 16 का स्क्वायर होता है। तो अगर नंबर्स को देख करके आप पहचान जाते हैं कि स्क्वायर नंबर है तो उस केस में टाइम हो जाएगा 2 साल। अगर क्यूब नंबर है उस केस में टाइम हमारा कितना हो जाएगा, 3 साल। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका विकल्प सी हो जाएगा। आगे चलिए, नंबर 6 क्वेश्चन बोला है 56 और 84 दोनों का दूसरा सबसे बड़ा गुणनखंड कौन होगा। दूसरा सबसे बड़ा गुणनखंड, देखिए गुणनखंड का मतलब होता है काटने वाली, यानी हमें बताना है 56 और 84 को काटने वाला दूसरा सबसे बड़ा संख्या। अच्छा, किसी भी संख्या को काटने वाली जो सबसे बड़ी संख्या होता है वो इसका एचसीएफ होता है। इन दोनों को काटने वाला जो सबसे बड़ा संख्या होगा वो इन दोनों का एचसीएफ होगा। ठीक है, तो हमें इन दोनों का एचसीएफ नहीं बताना है, हमें क्या बताना है, इस दोनों को काटने वाला दूसरा सबसे बड़ा संख्या। ऑप्शन में देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन काटेगा। देखिए 23 तो नहीं काटेगा है ना, 24 भी नहीं काटेगा, 18 भी नहीं काटेगा, दोनों को क्या बचा 14। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। एक तो तरीका यह हो गया कि ऑप्शन से हटा लेंगे। दूसरा हमें क्या बताना है, हमें बताना है 84 और 56, यही दो संख्या है ना, इसका दूसरा सबसे बड़ा गुणनखंड। तो पहला सबसे बड़ा गुणनखंड कैसे निकालेंगे, इसका अंतर निकालिए। 84 और 56 में अंतर कितना का, 28 का। देखिए 28 इस दोनों को काट रहा है, तो इन दोनों का सबसे बड़ा गुणनखंड 28 होगा।
सबसे बड़ा गुणनखंड। अब देखिए, अब इस दोनों का गुणनखंड कौन होगा, तो अब 28 को काटने वाली ही संख्या, तो 28 को काटने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन है, 14, यानी कि इन दोनों को काटने वाला सबसे बड़ा गुणनखंड 28, उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा गुणनखंड कौन है, 14। तो यहां से भी हम इस तरीके से भी अपना आंसर कर सकते हैं, विकल्प सी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हम इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको यह बताना चाह रहे थे कि यहाँ बोला गया है कि दूसरा सबसे बड़ा गुणनखंड, दूसरा सबसे बड़ा गुणनखंड कहने का मतलब इन दोनों को काटने वाली दूसरी सबसे बड़ी संख्या। तो पहला सबसे बड़ा संख्या कौन है, 28, और 28 के बाद दूसरा सबसे बड़ा संख्या कौन है, 14। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला देखिए, यह क्वेश्चन आपका पार्टनरशिप से है। बोला है कि तरुण और तपन ने क्रमशः 13,000 और 19,500 के निवेश के साथ एक साझेदारी शुरू की, लेकिन कुछ वित्तीय आपात के कारण तपन को 8 महीने के बाद अपना निवेश वापस लेना पड़ा। तो 12 महीने के व्यापार में दोनों का लाभ किस अनुपात में होगा। देखिए, यह क्वेश्चन आपका पार्टनरशिप का है, और पार्टनरशिप में एक ही रूल काम करता है, पूंजी गुना समय लाभ, है ना। कोई भी पर्सन जितना पूंजी लगाएगा और जितने समय के लिए लगाएगा, पूंजी में समय से गुना करेंगे, उसका लाभ निकल जाएगा। तो तरुण देख लीजिए, पूंजी कितना लगाया है, तरुण पूंजी लगाया है 13,000, इतना पूंजी हो गया तरुण का। और तपन पूंजी कितना लगाया है, तपन पूंजी लगाया है 19,500, यह पूंजी किसका है, तरुण का, और यह पूंजी किसका है, तपन का। पहला वाला तरुण का, बाद वाला तपन का। आगे, लेकिन कुछ वित्तीय आपात की स्थिति में तपन 8 माह बाद, तपन 8 माह बाद, यानी तपन का पूंजी व्यापार में मात्र 8 महीने तक लगा, ठीक है। तपन का जो पूंजी है वह व्यापार में कितने दिन तक लगा, मात्र 8 महीने तक लगा। और तरुण का पूंजी व्यापार में कितने दिनों तक लगा है, तो तपन अपना पूंजी 8 महीना बाद निकाला है, तरुण नहीं, है ना, तरुण नहीं। इसका मतलब तरुण का पूंजी पूरा 12 महीने तक व्यापार में लगा होगा, जितना दिन व्यापार चला होगा उतने दिनों तक। देखिए, पहले 12 महीने का लाभ पूछा है, तो तरुण अपना पूंजी व्यापार से नहीं निकाला है, इसका मतलब तरुण का पूंजी व्यापार में 12 महीना और तपन 8 महीना बाद निकाल लिया, इसका मतलब तपन का पूंजी व्यापार में 8 महीना तक ही लगा होगा। तो पूंजी गुने समय लाभ, पूंजी गुने समय लाभ, दोनों के लाभ का हमें क्या बताना है, अनुपात बताना है। बस सोल्व कर लीजिए। अनुपात में वैल्यू अगर कटता है तो काटते हैं 00 से, तो पहले 00 काटिए। आगे देख लीजिए, और कुछ वैल्यू कटने वाला है तो 4 से अगर काटेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो 4 तिया 12 हो जाएगा। आगे देख लीजिए, यहाँ पे अगर हम इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में गुना करें तो दोनों वैल्यू बराबर आ जाएगा। देख लीजिए, 0 है तो 0, 13 तिया 39, 390 हो जाएगा यहाँ भी। और यहाँ पे देख लीजिए, 5 दूना 10, 0 हासिल 1, 19 दूना 38 और 1 39, दोनों जगह बराबर वैल्यू है तो कट जाएगा, यानी 1:1। दोनों के लाभ में क्या अनुपात हो जाएगा आपका, 1:1 का अनुपात हो जाएगा, ठीक है। अनुपात का वास्तव में मतलब क्या होता है, बट्टा ना। तो इतना बट्टा इतना हो गया, जो वैल्यू कट रहा है उसको काट लीजिए, फाइनल वैल्यू क्या आया, 1:1, मतलब दोनों के लाभ में 1:1 का अनुपात हो जाएगा।